हेलो एवरीवन। सीटेट पीवाईक्यू की जो सीरीज चल रही है पेपर 2 मैथ्स के लिए, उसमें इस वीडियो में हम देखेंगे 18 जनवरी 2023 का पेपर देखेंगे। तो इसमें टोटल 30 क्वेश्चन होंगे जो आने वाली सीटेट एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 2 4 7 9 एंड 8 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। ओके, तो यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट डिजिट यहाँ पे बनाना है 5 डिजिट का, वो भी यहाँ पे नंबर दिए हुए। सबसे पहले बनेगा 9, फिर 8, फिर 7, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है हमें, 4 और 2। उसमें कहा था कि 7 की वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू यहाँ पे, तो वंस टेंस और 100, यानी यहाँ पे आंसर होगा 700। क्वेश्चन नंबर 2, रेसिप्रोकल ऑफ गिवन दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, ये जो माइनस है उसे मैं -1 साइड में लिख लेता हूँ पहले। तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6 प्लस 1 7/3। ओके, अगर माइनस यहाँ पे गलती मत करना, 3 2 6 -6 प्लस 1 मत कर देना, वरना आंसर गलत आएगा। फिर यहाँ पे डिवीजन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/7 इंटू 2/7। 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, -2/7। बट यहाँ पे आपको ऑप्शन फर्स्ट दिख रहा होगा, पर उसका भी रेसिप्रोकल कर रहा था, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -7/2। यानी कि यहाँ पे माइनस और आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे प्लस है तो ये दो ऑप्शन तो गए, ये भी गया। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, 2 3 6 प्लस 1 7/2, और वो भी माइनस में। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 99। ओके, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए। अब 99 से कौन सा नंबर डिविजिबल नहीं होगा, तो 11 इंटू 999 होता है। तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक करो या 9 की करो। 9 की थोड़ी ईजी है कंपेयर टू 11, तो वही चेक कर लेते हैं। तो देखो, 9 से क्या होता है कि उसी सारे नंबर्स का एडिशन करेंगे जो 9 के टेबल में आना चाहिए। 6 + 5 11, 11 और 7 18, 18 और 7 25 और 2 27, ये 9 से होता है। ओके, 9 + 4 9 + 5 14 और 18 21 और 7 28 और 2 30, जो कि नहीं होता है, तो यही हमारा आंसर है। पर और भी देख लेते हैं ऑप्शन। 6 और 2 8, 8 और 4 12, 2 14 15 16 और 18, तो 18 ये 9 से होगा। 9 और 5 14, 7 21 30, 34 और 30 2 36 हो जाएगा, यानी ये भी 9 से होता है। तो यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 4, इफ a is equal to 7/9 and b is equal to 5/13, then what is the value of this given equation। तो हम सबसे पहले इसी को ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 1/a होगा प्लस 1/b होगा, इंटू यहाँ पे ये 1/a प्लस b होगा। तो हम सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। तो ये b इस तरफ जाएगा में, a प्लस बी, और नीचे a भी हो जाएगा, और यहाँ पे a प्लस बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1/ab। तो a की वैल्यू क्या है, 7, तो 9 ऊपर चला जाएगा। फिर b की वैल्यू क्या है, 5/13, तो 5 और 13 ऊपर चला जाएगा। 13 9 जा होगा 117, और 5 7 जा हो जाएगा 35। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बाय विच लिस्ट नंबर शुड 196 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। देखो, 196 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, इसका है 14 का स्क्वायर है। ओके, तो इसको क्यूब बनाने के लिए परफेक्ट के लिए कौन सा चाहिए, 14 ही चाहिए, तो यहाँ पे आंसर होगा 14। क्यूब बनाना है ना, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 6x - 5। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस, यहाँ 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 4x, and after that minus minus plus 2 5 the 10 is equal to 2 into x 2x plus 2 3 the 6 minus 8। 4 में से 3 जाएगा -x, उस तरफ चला जाएगा, यहाँ पे -x इसका रिजल्ट बनता था, इस तरफ जाएगा तो 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x। 10 वैसा का वैसा ही रहेगा। 6 - 8 कितना होगा, -2, और इस तरफ आएगा तो +2, तो 12 इज इक्वल टू 3x आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 12/3 4। तो यहाँ पे 4 हम रख देते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 6 4 जा 24 और -5, तो 24 और 16 कितना होगा, 40, 40 - 5 आंसर आएगा 35। Question number 7, a person has a sum of 1350 rupees which he can buy exactly 5 tickets for an exhibition. How much more money will he need if he buys 7 tickets? तो देखो, ये क्वेश्चन दो तरीके से कर सकते हो, मैं आपको दोनों ही तरीके से बताऊंगा। सबसे पहले नॉर्मल तरीके से बता दो कि वो 5 टिकट अगर 1350 में ले रहा है तो 7 टिकट्स कितना मिलेगा। ओके, तो 7 × 1350 डिवाइडेड बाय 5, तो 5
2 ज़ा 10 हो जाएगा और 5 नीचे 3 बचेगा, 5 7 ज़ा 0, तो यहाँ पे 0 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14 और 1890। तो यहाँ पे 1890 ऑप्शन है पर वो गलत ऑप्शन है, ठीक है। उसने कहा था कितने और ज़्यादा चाहिए, तो उनके पास 1350 तो थे ही। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो उन्हें कितने ज़्यादा चाहिए, 9 में से 5 जाएंगे 4, 18 में से 13 जाएंगे तो 5, तो यहाँ पे आंसर होगा 540 रुपीज़। कितने ज़्यादा चाहिए, इसलिए जल्दी जल्दी में 1890 में टिक कर देना, तो यहाँ पे ध्यान रखना। अब दूसरा तरीका क्या था, इसी क्वेश्चन को इसी तरह से ले सकते हैं, 5 टिकट को 1350 और उनको कितने टिकट ज़्यादा चाहिए थे, तो 7 और 5 का डिफरेंस कितना होगा, 2, तो 2 पे कितना होगा, डायरेक्ट करते तो वो डायरेक्ट आंसर मिल जाता, डिवाइडेड बाय 5। अगेन ये क्या हो जाएगा 270, तो 272 से क्या हो जाएगा 540। तो ऐसे भी आप सोच सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, x⁴ माइनस एक्स माइनस y⁴। तो ये तो a² माइनस b² वाली प्रॉपर्टी है, तो ये इजीली समझ में आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर और उसका भी यहाँ पे स्क्वायर। तो यहाँ पे एक बार क्या होगा, एक बार माइनस होगा और एक बार प्लस होगा, यानी x² माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर और x² प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हम सॉल्यूशन फुल करते हैं, x² माइनस x² माइनस 2xy प्लस y², देन आफ्टर दैट x² प्लस x² माइनस 2xy प्लस y²। ओके, जितना पॉसिबल होते वो सॉल्यूशन कर देते हैं। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2xy माइनस y का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे y निकाल दो, 2x माइनस वाई। मैंने सिर्फ यही सॉल्यूशन किया पहले, तो y 2x माइनस वाई कहाँ आता है, सिर्फ यहाँ आता है, तो ये दो ऑप्शन गए। ओके, हमेशा थोड़ा क्वेश्चन कर लो फिर ऑप्शन चेक करते रहो, कभी कभी डायरेक्ट भी हो जाता है उससे अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे, x² प्लस x² कितना हो जाएगा, 2x² माइनस 2xy प्लस y²। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 2x² माइनस 2xy प्लस y², यानी आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, द कोएफिशिएंट ऑफ y² इन दिस एक्सप्रेशन। अब देखो एक्सप्रेशन बहुत बड़ा है, ठीक है, तो हमें तो सिर्फ y² का पूछा है ना, तो उसी पे फोकस करते हैं, बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, पूरा करने की जरूरत नहीं है। तो देखो y इंटू वाई क्या होगा, y², सिर्फ y को देखो, फिर प्लस है यहाँ पे, फिर प्लस को पहले रहने देते, प्लस 2y और माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, 2y इंटू वाई 2y²। तो यहाँ पे 1 होता है, तो 1y कितना बचेगा, माइनस y²। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, कोऑफिशिएंट -1 होगा। ओके, पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि y² का ही पूछा था ना, इसलिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 2x³ माइनस 2xy² प्लस x² माइनस y³ डिवाइडेड बाय x माइनस। तो इस तरह से इसे देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे 2x कॉमन है, उसे बाहर निकाल देते हैं, 2x, तो अंदर x² माइनस y² बचेगा। सेम तरीके से यहाँ पे y कॉमन निकलेगा इन दोनों में से, तो अंदर x² माइनस y² बचेगा, नीचे डिवाइडेड में x माइनस वाई है ही, तो x² माइनस y² बाहर निकलेगा एंड 2x प्लस वाई अंदर रहेगा और x माइनस वाई। ओके, तो x² माइनस y² क्या हो जाएगा, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, देन 2x प्लस वाई, नीचे x माइनस वाई था ही, तो इसे कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई। ओके, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इफ d इज द पॉइंट ऑन साइड AC। ओके, तो मैं यहाँ पे ट्राइंगल दिखा देता हूँ पहले, कि एक ट्राइंगल है ABC, A B और C, जो D पॉइंट है वो AC के ऊपर है, सच दैट AD इज इक्वल टू BD, तो AD और PD इक्वल है, देन आफ्टर दैट CD और BC इक्वल है, तो CD और BC यहाँ पे इक्वल है। BAC कितना है, BAC 30 है यहाँ पे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ABC प्लस BDC इक्वल टू 1। तो देखो यहाँ पे ट्राइंगल में हमेशा दो साइड इक्वल होती है तो दो एंगल भी इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे ये 30 है सामने वाला एंगल, तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। अब ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है, 180 होता है, तो 30 और 30 60 हो जाएगा, तो ये ऑलवेज कितना होगा, 120। अगर ये 120 हो तो लीनियर पेयर के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 60। ओके, आफ्टर दैट अगर इसके सामने एंगल 60 आया, यहाँ भी तो ट्राइंगल में दोनों साइड इक्वल है, तो यहाँ सामने भी कितना आएगा, 60, तो 60 60, तो तीसरा भी 60 ही होगा 180 के हिसाब से। अब हमें जो भी पूछा है हम देख लेते हैं, ABC, तो ABC पूरा 60 और 30 कितना आएगा, 90, प्लस BDC कितना था, 60, तो 90 और 60 आंसर टोटल कितना आएगा, 150। क्वेश्चन नंबर 12,
इफ टू पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो ट्रांसवर्सल यहाँ पे किसे कहते हैं, हम यहाँ पे इस तरह से जो होता है उसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अब मैं समझा देता हूँ पहले। कोरस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं, तो ये देखो जो पिंक वाला 1 और 5 है, 2 और 6 है, ओके, उसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। 3, 7 एंड 4 एंड 8, ओके, उसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल। नहीं, एक ही साइड पे होते हैं कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। देखो 1 और 5 है, वो एक ही साइड पे है ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बी देखो, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, करेक्ट। ये जो 3 और 5 है वो इंटीरियर एंगल होते हैं सेम साइड पर। 3 + 5 ऑलवेज एडिशन 180 होता है, विच आर सप्लीमेंट्री, तो ये सही है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, तो सही है। 3 और 6 जो है वो, और 4 और 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं, तो वो भी अपोजिट साइड पे होते हैं। तो 3 और 6 अलग अलग साइड पे है, ठीक है। तो बी और सी सही होंगे, तो यही आंसर है हमारा आई थिंक। एंड डी देख लेते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट, नहीं 3 + 6 180 एडिशन नहीं होता है, सेम साइड पे हो तो वो होता है। यहाँ पे आंसर होगा ओनली बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 13, द रेशियो ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 3:6:5 and its fourth angle is 80, then the difference between the greatest and the smallest angle of the quadrilateral is equal to what। तो देखो 3 है, 6 है, एक 5 है, और लास्ट को मैं x मान लेता हूँ। तो हमें पूछा है फोर्थ का एंगल का एडिशन, यहाँ पे मेजर दिया है 80। तो देखो x डिवाइडेड बाय, अगर मैं करूँ यहाँ पे इन सबका एडिशन, 3 + 6 9, 9 + 5 14, प्लस x की वैल्यू अननोन है, तो इंटू हम 360 कर देते हैं, तो हमें सामने वाली मेजर वैल्यू मिल जाएगी 80, ओके। अगर x का निकालना है वैल्यू, तो x प्लस डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू जो एंगल का है वो, और 360 क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है इसलिए। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं इसे अच्छे से। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2/9, और सामने क्या आएगा 14 + x। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 9x = 2 4 ज़ा 28, 14 ज़ा सॉरी 2x, 7x = 2x इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा 28, x विल बी 4। x की वैल्यू कितनी आई 4, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब हमें पूछा क्या था कि ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का जो डिफरेंस था वो पूछा था हमें, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, यहाँ पे ग्रेटेस्ट कौन सा था 6, और यहाँ पे क्या था 3। तो 6 - 3 उनका डिफरेंस पूछा है ना, इसलिए डिवाइडेड बाय टोटल कितना होगा 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18। अब इस बार देखो x की जगह पे मैंने 4 रख दिया यहाँ पे, और इंटू 360, 3/18 इंटू 360, 18 2 ज़ा 20 यहाँ पे हो जाएगा, 23 ज़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 इज द राइट आंसर, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 14, F, V and E be the number of faces, vertices and edges respectively of pentagonal pyramid। ओके, पेंटागोनल पिरामिड के पहले आपको फिगर याद होनी चाहिए। नीचे पेंटागन होता है और उसी से सभी एजेस जो है वो एक वर्टेक्स पे जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से कुछ आपको दिखेगा। तो 4e + 2f + -3v कितना होगा, तो 4 इंटू ई मतलब एजिस, तो एजिस कितने हैं, तो नीचे 5 होंगे और ऊपर भी 5 ही होंगे, 1 2 3 4, और इस तरफ होगी 5 5 4 5 सॉरी 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे ना। नीचे वाले ये 5 है वो, और ऊपर वाले प्लस 2 इंटू एफ, एफ मीन्स फेसेस। तो देखो यहाँ पे पेंटागन है तो 5 फेसेस तो होंगे, एक एक्स्ट्रा नीचे आएगा, ये जो बॉटम में है वो, तो 6 होगा। -3 इंटू वर्टिसेस, तो वर्टिसेस नीचे 5 तो है, ऊपर वाला एक होगा 6। चलिए 10 4 ज़ा 40, 2 6 ज़ा 12, -6 3 ज़ा 18, 40 और 12 कितने हो जाएंगे 52 -18, 12 में से 8 जाएंगे 4, 4 में से 1 जाएगा 3, तो हमारा आंसर होगा 34 इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए = 50, सी = 75, ए बी = 5, देन अदर वैल्यूज हमें दी हुई है, देन हमें कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है। अब याद रखो हमेशा कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल में कोई फिगर की जरूरत नहीं होती, इसे बस अच्छे से मैथ करते जाओ। तो देखो हमें जो जो दिया हुआ है, ए = 50 दिया हुआ है, ठीक है, फिर ए बी = 5 दिया हुआ है, सामने देखो पी क्यू आर में क्यू आर = 5 दिया हुआ है, राइट। देन आफ्टर दैट हमें आर यहाँ पे 5 दिया हुआ है, सॉरी 50 दिया हुआ है, ए और आर, और क्या दिया हुआ है Q = 55, देन यहाँ पे C = क्या दिया है 75। अब देखो यहाँ पे ए बी = 5 है, क्यू आर = 5 है, ए 50 है और सी आर है, तो देखो दोनों में क्या कॉमन है ए और आर, तो ए के कंपेरिजन में क्या आएगा आर आएगा, तो बी के लिए क्या आ जाएगा क्यू आएगा। तो सिमिलरली बचा कौन सी,
तो क्या आएगा पी। तो ए बी सी सामने आर क्यू पी होना चाहिए, तो ये नहीं है, यहाँ भी आर क्यू पी नहीं है, बट अब पी क्यू आर की बारी कर रहे हैं यहाँ पे, तो पी क्यू आर, तो सी बी ए होना चाहिए सामने, तो यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ में आ जाता है, पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंसी सी बी ए। आप फिगर के मेथड से भी कर सकते हो, पर इससे जल्दी हो जाएगा, ये तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए, बाकी फटाफट आंसर निकलता है इसमें। Question number 16. Area of parallelogram is equal to the area of rectangle of length 22 centimeter. Area of parallelogram क्या होता है? Base into height is equal to area of rectangle length into breadth. तो length हमें दी हुई है 22 और उसकी breadth हमें नहीं दी, मैं small b ले लेता हूँ. If the height of the parallelogram is a 5 centimeter more than its corresponding base of 6 centimeter. देखिए इसे समझना कि बेस जो है वो 6 है और जो हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है 6 से, 6 प्लस 5 कितना होगा 11, तो यहाँ पे ये लगती है 11 2 ज़ा 22 2 3 ज़ा, यानी यहाँ पे रेक्टेंगल की ब्रेथ कितनी मिल गई 3, लेंथ तो ऑलरेडी कितनी थी 22। अब हमें क्या पूछा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो 2 इंटू एल प्लस बी होगा, 2 एल कितना है 22, बी कितना है 3, 20 प्लस 3 कितना होगा 25, एंड 25 2 ज़ा कितना हो जाएगा 100, सॉरी 50, 25 2 ज़ा कितना हो जाएगा 50, 20 प्लस 2 प्लस 3 25 2 ज़ा 50। Question 17. The radius of the base of metallic right circular cylinder container of height 2 meter is 35 centimeter. Height cylinder की कितनी दी हुई है 2 मीटर और रेडियस कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। मेक श्योर यहाँ पे यूनिट को अच्छे से देखो, ठीक है। आफ्टर दैट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इन लीटर, तो कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35 इंटू 35 एंड एच की वैल्यू 2 मीटर, तो मैं उसे 200 लिख देता हूँ क्योंकि मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देता हूँ सबको, ठीक है। तो 7 5 ज़ा 35 हो जाएगा। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में है, अगर इसे मुझे लीटर में करना है तो यहाँ पे मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1000 से डिवाइड करता हूँ, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 22 5 ज़ा हमारा आंसर होगा, 22 5 35 इंटू 22, 22 5 ज़ा कितना होगा 110, तो 11 पावर में जाएगा, 22 3 ज़ा 66 प्लस 11 77 इज द राइट आंसर। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 18। ओके, यहाँ पे आंसर ऑलरेडी दिख रहा है पर चलेगा वो। वन डायगोनल ऑफ रोम्बस शेप्ड फील्ड एरिया इज 240 मीटर स्क्वायर एंड इट्स लेंथ इज 16 मीटर। तो यहाँ पे एक डायगोनल की लेंथ है वो 16 मीटर है और रोम्बस का एरिया हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रोम्बस ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, तो अगर एक डायगोनल की लेंथ 16 है तो ये 8 8 हो जाएगा, ठीक है। देन द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फील्ड एट द रेट ऑफ 21 पर मीटर। देखो पर मीटर का मतलब होता है यहाँ पे उन्होंने एरिया जो है वो यहाँ पे किस तरह से काउंट किया, सॉरी कॉस्ट कैसे काउंट किया, पेरीमीटर पे काउंट किया, क्योंकि यहाँ पे पर मीटर है। अगर वो एरिया पे काउंट करते ना तो पर स्क्वायर मीटर देते, ठीक है। तो मुझे पेरीमीटर कैसे मिलेगा रोम्बस का, जब तक सारे साइड मिल नहीं जाते, सारे साइड रोम्बस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और डायगोनल है यहाँ पे जो हमें फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2 होता है जो 240 दिया हुआ है। तो 1/2, एक डायगोनल हमें 16 दिया हुआ है, दूसरा हम ढूंढ लेते हैं। तो 2 8 ज़ा 8 3 ज़ा और पीछे 0, तो D2 कितना है 30, यानी ये 15 और 15। तो देखो अब ये राइट ट्राइंगल होता है, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन और आ चुका है कि डायगोनल कैसे होते हैं रोम्बस में, तो परपेंडिकुलर ईच अदर होते हैं और बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। बाइसेक्ट मतलब यहाँ पे 15 15 है वैसे ही, ओके। तो यहाँ 15 और 8 है, यहाँ पे 90 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से। 17 का स्क्वायर 28, सो 289 इज इक्वल टू 225 प्लस 64, तो यहाँ पे 17 मिल गया। तो रोम्बस में सारे साइड इक्वल होते हैं, इनका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 17 इंटू 4 कर दो सबका एडिशन, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 68। अब हमें क्या पूछा था 1 मीटर पे कितने रुपीज़ है, ओके यहाँ पे सॉरी, ओके 1 मीटर पे कितने हैं 21 रुपीज़ है, तो 68 मीटर पे कितने होंगे, तो 68 इंटू 21, तो 68 इंटू 21 हम कर देते हैं, ओके। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे 21 8 ज़ा 168 होगा 18, और यहाँ पे 21 6 ज़ा कितना होगा 126 और 16 कितना होगा 12 और 1 2 3 4, ओके 1428 इज द राइट आंसर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए था कि पर मीटर पे यहाँ पे आंसर देखना था, इसलिए पेरीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 19। द मीन ऑफ द मीडियन एंड मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन।
देखो मीडियन और मोड का भी हमें मीन निकालने को कहा गया है। सबसे पहले हम मीडियन निकाल देते हैं, ठीक है? वैसे तो मोड ईज़ी रहेगा जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, पर हर एक यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया उसको असेंडिंग में लिख देते हैं। सबसे छोटा नंबर कौन-सा है? 45, उससे बड़ा 50, 58, देन आफ्टर दैट 68, देन 94 और 96 2 बार है। कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो मोड में निकाल देता हूँ। मोड सबसे ज़्यादा रिपीट कौन-सा है? 96 है। देन हमें यहाँ पे टोटल कितने नंबर है? 7 नंबर है। तो मीडियन के लिए 2 फॉर्मूला है, ऑड और इवन के लिए। तो देखो, ये ऑड के लिए फॉर्मूला है जो हम अभी यूज़ करेंगे। मीडियन इज़ इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2 टर्म। एंड इवन के लिए ये फॉर्मूला है जो अभी यूज़ नहीं होगा क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई काम का नहीं है। यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 7 है इसलिए। तो 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 8। 8 बाय 2 फोर्थ टर्म होगी। तो मीडियन कितना होगा? फोर्थ टर्म कौन-सी है? 68। अब हमें क्या पूछा है? उनका भी मीन, यानी दोनों का एडिशन करो और डिवाइडेड क्या कर दो? 2। तो 8 और 6 14, 9 और 6 15 और 164 डिवाइडेड बाय 2। तो 16 का हाफ 8 हो जाएगा और 4 का 2। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 82 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। नंबर 23, 24, 25 up to 46, 47, 48, 49 are written on cards. If card is selected at random from this card, the probability of getting prime number is equal to what? तो देख सबसे पहले काउंट कर लो अच्छे से नंबर कि 23, 24, 25। अब 26 से लेके 50 तक 25 नंबर होते हैं, पर 49 तक जाना है तो वो 24 नंबर है और ये 3 हो, 2 3, तो टोटल नंबर कितने हुए? 27। तो नीचे हमेशा 27 आंसर आएगा क्योंकि टोटल आउटकम नीचे होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देन आफ्टर दैट हमें पूछा है कि प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर कौन से 23 है, 24, 26, 27 नहीं होगा, वो 3 के टेबल में 9 के टेबल में आता है। 29 होगा, 31 होगा, फिर उसके बाद 37 होगा, फिर 41, 43 और 47। आई थिंक इतनी है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल कितने आए? 7 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितना था? 27। तो 7 बाय 27 इज द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे से पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप वो कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मैथमेटिक्स लर्निंग एट प्राइमरी लेवल इन स्कूल? एनसीएफ 2005 के हिसाब से कौन सा सही है यहाँ पे? चिल्ड्रन लर्न इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स एंड पोज अ मीनिंगफुल मैथमेटिकल प्रॉब्लम। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स यहाँ पे सीखेंगे और मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स को करेंगे, कॉन्क्रीट प्रॉब्लम्स। ओके, सेकंड, सम चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू लर्न मैथमेटिक्स। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। चिल्ड्रन फ्रॉम वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी आर नॉट एबल टू लर्न मैथमेटिक्स। तो ये भी गलत होगा। चिल्ड्रन नीड टू बी टॉट फॉर्मल एल्गोरिथम, यानी रट्टा मरवाना सिर्फ, वो भी गलत होगा। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 22, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस आर नॉट यूटिलाइज टू एस्टैब्लिश मैथमेटिकल ट्रूथ? देखो यहाँ पे एस्टैब्लिश मैथमेटिकल ट्रूथ की बात हो रही है, कौन सा यूटिलाइज नहीं होगा? डिडक्टिव। तो डिडक्टिव का मतलब क्या होता है? कोई जनरल रूल से हम एग्जाम्पल की तरफ जाए, डेफिनेशन हो, एग्जाम्स हो, जैसे यूक्लिड की ज्योमेट्री जो चैप्टर है उसमें पहले हम एग्जाम पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद उसमें आगे एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो तो सही है, डिडक्टिव होगा। इंडक्टिव भी होता है, पहले एग्जाम्पल दो फिर जनरल रूल प्रूव करो, तो उसे इंडक्टिव कहते हैं। कॉन्ट्रापॉजिटिव, देखो एक क्वेश्चन आया पर सीटेट के पेपर 1 में आया इसका क्वेश्चन, कॉन्ट्रापॉजिटिव किसे कहते हैं? तो कॉन्ट्रापॉजिटिव किसे कहते हैं कि इफ पी देन क्यू, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, मैंने उस वीडियो में डिटेल से समझाया था, अब एक बार वो वीडियो जाके देखना। देखो ये कॉन्ट्रापॉजिटिव का स्टेटमेंट है, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 उसे हम इवन कहते हैं, तो इसका कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या होगा? इफ नंबर इज नॉट इवन देन इट्स नॉट डिविजिबल बाय 2। उसमें उस क्वेश्चन में ऐसा ही था, ये सिचुएशन दी थी ऐसी कुछ, और पूछा था ये कौन से टाइप का स्टेटमेंट होगा, तो इसे कहते हैं कॉन्ट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट। ओके, अब फोर्थ की बात है, तो ये भी सही है। ठीक है, वो एस्टैब्लिश मैथमेटिकल ट्रूथ में होता है। एम्पेरिकल, देखो एम्पेरिकल का मतलब क्या होता है? किसी भी सिचुएशन को देखना और ऑब्जर्व करना और उसी रिजल्ट पे रिलाई करना। ठीक है, तो यहाँ पे सही नहीं होगा। एस्टैब्लिश मैथमेटिकल ट्रूथ के लिए एम्पेरिकल सही नहीं रहेगा। डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव आर यूटिलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। रूब्रिक एज एन असेसमेंट टूल कैन बी यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट स्ट्रेटेजीज? तो देखो सबसे पहले रूब्रिक के बारे में यहाँ पे कुछ देख लेते हैं। रूब्रिक किसे कहते हैं? कि रूब्रिक इज अ स्कोरिंग टूल है, गाइड है। ठीक है, जो टीचर के लिए भी हेल्पफुल होता है, हर बच्चे को समझने के लिए इंडिविजुअल होता है। रूब्रिक्स मेक्स असेसमेंट ईजियर, ऑब्जेक्टिव एंड मोर मीनिंगफुल। उसमें अलग अलग क्राइटेरिया दे सकते हैं हम। अगर उन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, राइट अ शॉर्ट स्टोरी, तो बच्चे ने जैसा लिखा है ऐसा,
अगर उसे 1 स्कोर मिलता है यहाँ पे जो लेवल है कि आइडियाज़ आर लिमिटेड एंड मैसेज आर अनक्लियर, इम्प्रूवमेंट है, 4 है तो एक्सेलेंट है। इस तरह से हम अलग-अलग क्राइटेरिया में उसे डिवाइड कर सकते हैं। अब हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन देखते हैं, ये आप देख सकते हो पॉज़ करके। ऑप्शन फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, तो हाँ, वो ज़रूरी है रूब्रिक में, तभी तो ये पता चलेगा कौन से यहाँ पे हमें स्केल करना है उसे। पीयर असेसमेंट, तो हाँ, वो भी ज़रूरी है। टर्म एंड एग्जामिनेशन, तो ये समेटिव असेसमेंट का पार्ट है यहाँ पे, टर्म एंड एग्जामिनेशन ये सही नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी। क्वेश्चन 24, which of the following object is the most appropriate to be used to introduce algebra and algebraic expression to the class 6 student? यानी कौन सा अप्रोप्रिएट वे होगा एल्जेब्रा को इंट्रोड्यूस करने के लिए क्लास 6 के लिए। ओके, सबसे पहला पेपर कटिंग ऑफ वेरियस शेप, तो हो सकता है काफ़ी हद तक, उससे बेटर ऑप्शन हम देखते हैं। अबाकस, तो वो नहीं होगा। चार्ट पेपर डिस्प्लेइंग एग्जाम्पल ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो वो सिमिलर जैसा ही है पर आगे देखते हैं। फोर्थ, मैचस्टिक फॉर्मिंग पैटर्न्स इन नंबर्स लेटर्स इन वर्ड्स एट्सेट्रा, तो देखो ये कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, तो ये सही है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। और मैंने यहाँ पे आपको ये कुछ इस तरह से दिखाया है, 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, मैच स्टिक है, तो यहाँ पे ये जनरल टर्म, ये तो काफ़ी हायर लेवल पे आती है पर समझाने के लिए इस तरह से बनता है कि यहाँ पे 1 स्क्वायर है तो 3 इंटू 1 4 साइड होगी, अगर यहाँ पे 2 स्क्वायर है 3 2 6 प्लस 1 7 साइड्स होगी, इस तरह से यहाँ पे ये होता है। क्वेश्चन 25, which of the following displays the constructivist approach in the teaching of ratio and proportion to class 7 student? ओके, कौन सा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को यहाँ पे सही रहेगा यहाँ पे इस फोर्थ ऑप्शन में, यहाँ पे 4 ऑप्शन जो दिए। देखो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या होता है कि टीचर जो है एज ए फैसिलिटेटर काम करता है, बच्चा खुद ही करता है, ठीक है, पर उसे प्रोवाइड किया जाता है एटमॉस्फेयर और वो सारी चीज़ें। तो यूजिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल वेर आइडियाज ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन आर यूज टू सच इन कुकिंग, सुइंग क्लोथ्स एंड परचेसिंग गुड्स, तो ये सही है। ओके, रियल लाइफ एग्जाम्पल के लिए ये अच्छा ऑप्शन है। दूसरा देखते हैं, स्टूडेंट सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन ऑन देयर ओन विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, टीचर फैसिलिटेट करेगा ना। 3, स्टूडेंट आर मेड टू प्रैक्टिस सेवरल एग्जाम्पलर क्वेश्चन ऑन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो वो भी नहीं होगा। ओके, टीचर डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड सॉल्विंग रिलेटेड एग्जाम्पल ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये भी सही नहीं होगा। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 26, द डिफरेंस बिटवीन मिक्स एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज, तो मिक्स फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर किसे कहते हैं, तो मान लो ये 7/2 लिखा, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाला नंबर बड़ा हो नीचे वाला छोटा हो तो उसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा इसका, 2 3 ज़ा 6 1 और यहाँ पे रिमाइंडर होगा, तो ये हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन। ओके, होते तो दोनों सेम ही है, बस प्रेजेंटेशन उनका अलग होता है। ओनली इन देयर रिप्रेजेंटेशन, तो यही सही आंसर है, ओनली इन देयर रिप्रेजेंटेशन, बाकी होते तो सेम ही है। नॉट नोन, ऐसा नहीं होता है। दैट द मिक्स फ्रैक्शन इंक्लूड होल एंड ग्रेटर डिनोमिनेटर वाइल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैज ओनली ग्रेटर डिनोमिनेटर, नहीं ये नहीं होता है, वो प्रॉपर डिनोमिनेटर में होता है, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है। फोर्थ, दैट द मिक्स फ्रैक्शन इज सम ऑफ टू फ्रैक्शन वाइल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज डिफरेंस फ्रॉम टू फ्रैक्शन, तो ये भी गलत है, यहाँ पे आंसर होगा ओनली इन देयर रिप्रेजेंटेशन, एक ही तो नंबर है। Question 27. The transition from arithmetic to algebra occurs at upper primary stage. The transition can be made easier for the child in terms of mathematics learning. तो जो ट्रांजिशन होता है कि बच्चा अरिथमेटिक सीखते सीखते अलजेब्रा भी सीखने लगता है, ओके, तो वो किस तरह से होता है, कौन से ऑप्शन में ज़्यादा, रेगुलर टेस्ट एंड असेसमेंट, तो वो नहीं होगा, सिर्फ टेस्ट लेने से थोड़ी होगा। फोकसिंग ऑन मेमोराइजेशन ऑफ फार्मूला, मेमोराइजेशन तो जहाँ भी देखो वो गलत ही होता है, हर एक ऑप्शन में देखना। सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेली लाइफ, ये हो सकता है। ओके, ऑप्शन 4 देखते हैं, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फ्रॉम वेराइटी ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी ज़्यादा प्रैक्टिस देने से समझ पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। तो सॉल्विंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेली लाइफ, इसलिए तो देखो आप अगर 8 में और 7 में मेंसुरेशन चैप्टर है, उसमें रियल लाइफ एग्जाम्पल बहुत होते हैं। यहाँ पे कुछ इस तरह से स्क्वायर दिया होता है, फिर गार्डन होता है, फिर उसके बाद स्क्वायर होता है, फिर एरिया ऑफ गार्डन पूछा होता है, वो वही है। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3। Question 28. While teaching perimeter of rectangle, Mr. Chender has given a question. Find the perimeter of rectangle that measure by 5 units by 7 units. ये length and breadth दी हुई है. The intention of the teacher is to assess is equal to what? देखो फर्स्ट ऑप्शन है कि ये इंटेंशन क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछने की टीचर की इंटेंशन क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल में क्या होता है, कोई अनफेमिलियर सिचुएशन होती है कि अगर इस तरह से यहाँ पे ये जो पहले कर चुका है उससे अलग सिचुएशन होती है, अनफेमिलियर सिचुएशन होती है, तो ये नहीं होगा सही। डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि इससे एक से ज़्यादा आंसर होते हैं, इसके तो एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकते,
ठीक है, यहाँ पे पेरीमीटर है तो उसका एक ही पेरीमीटर होगा, 2-4 तो आ नहीं सकते। एनालिटिकल थिंकिंग में उससे बच्चे को रीज़निंग की तरह सोचना पड़ता है, ठीक है? एंड ऑप्शन 4 रिकॉल एंड रिप्रोडक्शन स्किल। तो देखो यहाँ पे यही आंसर होगा, रिकॉल कैसे होगा? रिकॉल का मतलब यहाँ पे उस बच्चे को पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला सोचना पड़ेगा और उसी फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ेगा, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन स्किल। यहाँ पे आंसर होगा रिकॉल एंड रिप्रोडक्शन। Question number 29. Least effective strategy adopted by a teacher to help a child in overcoming misconception in mathematics is equal to what? कौन सी लिस्ट इफेक्ट स्ट्रेटेजी होगी यहाँ पे? लिस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी कि बच्चे को जो मिसकंसेप्शन है उसको ओवरकम करने के लिए। तो डेमोन्स्ट्रेटिंग वेरिड एग्जाम्पल इन डिफरेंट कंटेक्स्ट, तो ये अच्छा है, ठीक है। ये कोई लिस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजी नहीं है, ये अच्छी स्ट्रेटेजी है। उसको अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल दिया जाए। प्रोवाइडिंग सिमिलर क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस टिल द चाइल्ड सॉल्व देम करेक्टली, यही हमारा आंसर है आई थिंक कि यहाँ पे उसको उसकी तरह के अलग अलग क्वेश्चन, उसी एक ही तरह के क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन ज़्यादा दे देना जब तक बच्चा सही नहीं कर लेता तब तक, तो वो तो सही नहीं होगा। बाय ऑब्जर्विंग चाइल्ड वर्क्स एंड इंटरेक्टिंग विथ हिम और हर टू अंडरस्टैंड बेटर, उस बच्चे को पूछा जाए कि ये किस तरह से उन्होंने कैसे सोच के ये आंसर लाया, तो ये भी ऑप्शन सही है, मिसकंसेप्शन दूर करने के लिए। बाय ऑर्गेनाइजिंग क्लासरूम डिस्कशन ऑन वेरियस एरर्स एंड मिसकंसेप्शन, ओके, तो ये भी सही आंसर के अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाए कि मिसकंसेप्शन कैसे हो रही है, तो ये 3 ऑप्शन बेटर है। ऑप्शन 2 जो है वो लीस्ट इफेक्टिव है कि उसे और उसी तरह के क्वेश्चन दे देना। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर मैथमेटिक्स लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक सच एज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ? ओके, तो एवरीडे लाइफ के लिए यहाँ पे कौन सा अप्रोप्रिएट होगा मैथमेटिक्स लर्निंग के लिए? इट हिंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ चिल्ड्रन इन क्लासरूम। अगर डेली लाइफ देना उसे हिंडर यानी कि उसको रोकता है, उसे अवरोधता है, ठीक है, उसे समझने में बाधा डालता है, तो वो सही नहीं है। रियल लाइफ एग्जाम्पल तो और भी हेल्प करते हैं समझने। इट्स नॉट नेसेसरी पार्ट ऑफ मैथमेटिकल डिस्कोर्स इन द क्लासरूम एज इट लीड्स टू मिसकंसेप्शन, यानी कि ये कह रहा है स्टेटमेंट कि रियल लाइफ ये जो एग्जाम्पल देना है, ठीक है, वो एवरीडे लाइफ जो एग्जाम्पल है वो हेल्प नहीं करता है क्लासरूम में, तो ये गलत है। इट एनरिच द चिल्ड्रन परसेप्शन ऑफ मैथमेटिक्स, तो ये सही आंसर है कि बच्चा जिस तरह से सोचता है, परसेप्शन यानी कि मैथमेटिक्स की चीज़ों को, जो एनसीएफ 2005 भी कहता है कि मैथमेटिकल थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करना है, उसे एनरिच करता है, उसे बढ़ावा देता है, तो ये आंसर सही है। एंड फोर्थ, इट हिंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी इन चिल्ड्रन, तो ये सही नहीं है, वो हिंडर नहीं करता और भी डेवलप करता है। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेपर फिनिश होता है। टोटल 30 क्वेश्चन थे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए